दोस्तों, बिहार की राजनीति में आज जो नतीजे सामने आ रहे हैं वो किसी तूफान से कम नहीं है। जनता ने ऐसा फैसला सुनाया कि जिसने पूरे राजनीतिक परिदृश्य को पूरी तरह हिला कर रख दिया। 20 साल की सरकार, इसके बावजूद बिहार ने उसी चेहरे, उसी गठबंधन और उसी नेतृत्व पर पहले से भी बड़ा भरोसा जता दिया है। सबसे बड़ा सवाल यहीं से उठता है कि आखिर लगातार 2 दशकों तक सत्ता में रहने के बाद भी नीतीश कुमार और एनडीए को इतना भारी जनादेश कैसे मिल गया। क्या वजह थी कि बिहार की जनता ने तमाम नाराजगियों के बीच और राजनीतिक उठापटक के बावजूद फिर से नीतीश कुमार के पुराने नेतृत्व पर भरोसा जताया और महागठबंधन को एक बार फिर स्पष्ट रूप से नकार दिया। वो कौन सी ताकतें थी जिन्होंने नीतीश कुमार को फिर से सत्ता की चाबी सौंप दी। आज के इस वीडियो में हम इन्हीं सवालों पर विस्तार से बात करेंगे और समझेंगे कि एनडीए की इस जबरदस्त जीत के पीछे कौन कौन से बड़े फैक्टर काम कर गए। नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं पब्लिक वाणी। एनडीए की जीत में सबसे पहला और सबसे गहरा फैक्टर है जातीय समीकरण। एनडीए ने टिकट बंटवारे में जातीय संतुलन को इतने सटीक तरीके से साधा कि महागठबंधन कहीं पीछे छूट गया। गठबंधन की पांचों पार्टियों ने मिलकर 85 सवर्ण, 39 दलित, 37 कुर्मी कोयरी, 29 अति पिछड़ा, 27 वैश्य, 19 यादव, 5 मुस्लिम और 2 आदिवासी समुदाय के कैंडिडेट उतारे। 2020 में एनडीए से दूरी बनाने वाले चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा को इस बार वापस साथ लाया गया। जीतन राम मांझी पहले से साथ में थे। ऐसे में दलित, अति पिछड़ा और कुशवाहा वोटों का पूरा समीकरण एनडीए के पक्ष में खिसक गया। पासवान समाज बिहार की राजनीति में एक निर्णायक भूमिका निभाता है। आबादी में 5.32% हिस्सेदारी के साथ ये समुदाय लगभग हर जिले में मौजूद है और करीब 50 सीटों पर असर रखता है। चिराग पासवान खुद को भले ही पीएम मोदी का हनुमान बताते हो, लेकिन इस चुनाव में वे नीतीश कुमार के लिए हनुमान साबित हुए। 2020 में उन्होंने जेडीयू के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। 135 सीटों पर चुनाव लड़ा और केवल 1 सीट जीती, लेकिन 5.8% वोट ले लिए और उन वोट के कारण जेडीयू की 34 सीटें इसलिए चली गई थी क्योंकि मार्जिन से ज्यादा वोट चिराग की पार्टी को। लेकिन इस बार चिराग पूरी तरह एनडीए के साथ रहे। 29 सीटें लड़ी, 19 जीत ली और जेडीयू की वही पुरानी 34 में से 21 सीटें वापस लौट आई। यानी सिर्फ चिराग की वापसी से जेडीयू की ताकत लगभग 48% बढ़ गई। इसी तरह कुशवाहा समुदाय की भी अपनी अलग चुनावी ताकत है। कुल आबादी का लगभग 4.27% हिस्सा होने के बावजूद ये समुदाय शाहाबाद, मगध और तिरहुत में सबसे अधिक प्रभावी है और करीब 70 सीटों पर उनकी पकड़ निर्णायक होती है। औरंगाबाद, उजियारपुर, काराकाट, समस्तीपुर, प्राणपुर, बिहार शरीफ, नालंदा से लेकर सिवान सदर और पटना साहिब तक कुशवाहा वोटर बड़े निर्णायक हैं। ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा का एनडीए के साथ होना इस जीत का एक बड़ा कारण बना। उधर बिहार में मुसहर समुदाय के 3.08% लोग हैं। दक्षिण बिहार, खासकर गया जिले में इनकी सबसे अधिक मौजूदगी है और राज्य की लगभग 35 सीटों पर मुसहर वोट निर्णायक हो जाता है। इमामगंज, कुशेश्वर स्थान, बेलागंज, बाराचट्टी, टेकहरी, तरारी सहित कई सीटें ऐसी है जहां इस समुदाय का प्रभाव बहुत गहरा है। ऐसे में जीतन राम मांझी का एनडीए के साथ होना मतदाताओं को पूरी तरह एक दिशा में खड़ा कर दिया। अब आप सोचेंगे कि जाति का फैक्टर तो महागठबंधन के पास भी था, तो फिर क्या फर्क पड़ा? फर्क यहाँ पड़ा कि एनडीए ने जाति के साथ महिलाओं को भी जोड़ लिया और यही मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ। बिहार में कुल 3,51,00,000 महिला वोटर हैं, जिनमें से 1,34,00,000 जीविका दीदी हैं। यानी लगभग 40% महिला वोटर सीधे सीधे सरकार की योजनाओं से जुड़ी हैं। 2020 में 2,08,000 महिलाएं ने वोट दिया था, जिनमें से 38% मतदान एनडीए के पक्ष में गया था। 9 अगस्त 2025 को नीतीश कुमार ने महिला रोजगार योजना का ऐलान किया था। 18 से 60 साल की महिलाओं को बिजनेस शुरू करने के लिए 2 लाख रुपए की सहायता और शुरुआत में खाते में 10,000 रुपए। चुनाव से पहले 1,21,00,000 महिलाओं के खाते में राशि भेजी जा चुकी थी। यह योजना पूरी तरह 10,000 के नाम से चर्चित हो गई और महिला वोट एनडीए के साथ मजबूती से खड़ा। इसके बाद बिजली की 125 यूनिट फ्री योजना ने करीब 1,67,00,000 परिवारों को सीधा लाभ पहुंचाया, जिसका मतलब लगभग 5 करोड़ वोटरों पर सीधा प्रभाव पड़ा। महागठबंधन ने 200 यूनिट फ्री बिजली का वादा किया था, लेकिन इसका चुनाव परिणाम पर कोई असर पड़ता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है।
सामाजिक सुरक्षा पेंशन में भी बढ़ोतरी ने बड़ी भूमिका निभाई। 22 जून को पेंशन बढ़ाकर 400 रुपए से 1100 रुपए कर दिया गया, जिसका लाभ 1 करोड़ 11 लाख लोगों को मिला। युवाओं के लिए बेरोजगारी भत्ता हर महीने 1000 रुपए 2 साल तक, इसने 7.6 लाख युवाओं को सीधे एनडीए के पक्ष में खड़ा कर दिया। क्रेडिट कार्ड योजना में ब्याज माफी और लोन चुकाने के समय में बढ़ोतरी ने 4 लाख छात्रों को फायदा दिया। इन सब के साथ एनडीए ने चुनाव में जंगल राज का नैरेटिव भी जोरदार तरीके से पेश किया। अमित शाह ने लगातार लालू राबड़ी शासन में अपहरण, फिरौती, हत्या का मुद्दा उठाया। नीतीश कुमार ने इसे और धार दी, कहा कि उस दौर में बिहारी कहलाना अपमान की बात थी। परिवारवाद का भी मुद्दा उठाकर आरजेडी और कांग्रेस दोनों को घेरा गया। पीएम मोदी ने भी बार बार कहा कि परिवारवाद ने युवाओं के अवसर छीने, खासकर महिलाओं, दलितों और ओबीसी वोटरों में जंगल राज आज भी एक भावनात्मक मुद्दा है और उसका फायदा पूरी तरह बीजेपी को मिला। वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन की हालत पूरे चुनाव के दौरान अव्यवस्थित रही। 6 अक्टूबर को चुनाव घोषित हुए और सिर्फ 6 दिन बाद एनडीए ने सीट बंटवारा फाइनल कर दिया, लेकिन महागठबंधन ने पूरे चुनाव में किसी दिन भी सीट शेयरिंग का स्पष्ट फॉर्मूला आज तक सामने नहीं रखा। पसंदीदा सीटों को लेकर अंदरूनी खींचतान चलती रही और स्थिति ऐसी बनी कि 8 सीटों पर महागठबंधन के ही 2 उम्मीदवार आमने सामने लड़ते नजर आए। सीएम फेस को लेकर तेजस्वी और डिप्टी सीएम फेस को लेकर मुकेश सहनी अपनी अपनी शर्तों पर अड़े रहे। कांग्रेस कई बातों पर राजी नहीं थी और आखिरकार 23 अक्टूबर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेजस्वी को सीएम और मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम फेस घोषित किया गया, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम बनाना भी महागठबंधन को जातीय आधार पर बड़ा नुकसान पहुंचा गया, क्योंकि इससे मुस्लिम समाज में नाराजगी देखने को मिली और इसका असर ये हुआ कि एआईएमआईएम ने सीमांचल में फिर से 5 सीटें जीत ली और कई सीटों पर महागठबंधन को भारी नुकसान पहुंचाया। तो दोस्तों, ये सारे बड़े फैक्टर मिलकर एनडीए की जीत और महागठबंधन की हार का पूरा चित्र तैयार करते हैं। आप इस नतीजे को कैसे देखते हैं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।